हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड, और ये हैं अर्नब के फादर। एंड ये अपनी इंट्रोडक्शन बाद में देंगे। पहले मैं आपको बता देती हूं कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या है गाइस। तो आज के वीडियो का टॉपिक गाइस अगेन एक जो हमारा स्कूलिंग का इनिशियल स्ट्रगल था वो कैसा था, और इसके लिए मैं अपने हस्बैंड को इसलिए साथ में लेके आई हूँ क्योंकि स्कूलिंग का आप बोल सकते हो कि अर्नब हमारी जो ऑटिज़म जर्नी है उसमें जो हमारी स्कूलिंग की जर्नी है उसको पूरी तरह से मेरे हस्बैंड ने ही हैंडल किया था। गाइज मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था कि अगर स्कूल में मतलब जब अर्नब इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिव था, इतने ज़्यादा इश्यूज़ थे, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, मैं पूरी तरह से होपलेस हो चुकी थी। एक्चुअली मुझे उस टाइम बिल्कुल आइडिया नहीं था। आप बोल सकते हो कि मैंने अपने हस्बैंड का उस टाइम पे एक अलग ही रूप देखा था। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो इस तरह से इतने अच्छे तरीके से स्कूलिंग को हैंडल करेंगे। तो इसलिए खुद शेयर करने के बजाय मैं आज अपने हस्बैंड को लेके आई हूँ ताकि वो खुद शेयर करें और आप लोगों को गाइड करें कि किस तरह से स्कूल में हम लोग हैंडल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ बीके ठाकुर और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। तो अर्नब के एजुकेशन के बारे में जब से स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले तो प्ले स्कूल से हमने स्टार्ट किया था। तो प्ले स्कूल का मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया था। जैसे वो प्ले स्कूल में गया था तो फर्स्ट प्ले स्कूल हमको चेंज करना पड़ा क्योंकि वहाँ वो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं था और वहाँ के टीचर को भी काफ़ी उसके साथ थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। तो अर्नब को भी उतना ज़्यादा वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे उसकी सीटिंग टॉलरेंस भी नहीं आई थी। तो लेकिन जब हमने सेकंड प्ले स्कूल स्टार्ट किया तो वहाँ पे हमने चेंज किया सेकंड प्ले स्कूल में। तो वहाँ कम से कम वो मम्मी डैडी के बिना कम से कम 2 घंटे के लिए वो बैठ जाता था। तो लेकिन प्रॉब्लम वहाँ भी यही थी कि वो थोड़ा हाइपर एक्टिव था, बच्चों के साथ सेटल नहीं होता था, घूमता था, तो उनको भी डिस्टर्ब करता था। तो उसी टाइम से मुझे थोड़ा सा तो आइडिया कहीं ना कहीं हो गया था कि आगे स्कूलिंग में जब हम इसको डालेंगे तो इजी नहीं होने वाला है। तो मुझे कहीं ना कहीं उसी टाइम पे लग रहा था कि स्कूलिंग में थोड़ा सा मुझे हम लोगों को एफर्ट्स कुछ करने पड़ेंगे और शायद कुछ कहीं से हमको किसी के साथ रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी या कहीं से इन लोगों के साथ हमको एक मतलब रिलेशन बना के चलना पड़ेगा ताकि अपने बच्चे के लिए फ्यूचर में एक कम से कम स्कूलिंग के लिए उसको प्रॉब्लम ना आए। तो जैसे ही हमने प्ले स्कूल के बाद जैसे ही हमने एडमिशन लिया तो वही फिर स्टार्ट हो गया। स्कूल से उसका सीटिंग टॉलरेंस भी कम था, तो क्लास टीचर का भी पहले उसके साथ मतलब इतना अच्छा रिलेशन नहीं था, तो काफ़ी कंप्लेंट्स आती थी। तो मैं भी स्कूल में काफ़ी बार गया। तो स्टार्टिंग में उन लोगों का मतलब क्या ये था कि हम लोग अपने बच्चे को स्पेशल स्कूल में डाल रहे हैं। डायरेक्टली वो लोग नहीं बोलते थे, बट इनडायरेक्टली ऐसा बहुत बार इनडायरेक्टली ऐसे मतलब प्रेशर भी बहुत आता था, इनडायरेक्टली वो लोग बोलते थे। लेकिन मैंने उसमें मतलब बहुत बहसबाजी में मैं नहीं गया। तो मैंने ये वाला जो डिपार्टमेंट था वो मेरा ही था, क्योंकि जैसे लेडीज़ करती हैं मैं भी वही करती थी। मुझे एकदम से गुस्सा आता था और मैं स्कूल में आर्गुमेंट करके आ जाती थी। मतलब एक टाइम के बाद मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी और मेरे हस्बैंड हर बार बोलते थे कि तुम उनके साथ बात मत करो, मैं कर रहा हूँ, मैं सब कुछ हैंडल करूँगा। बट अगेन मदर्स, हम लोगों को अपने बच्चों की इतनी ये होती है कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और धीरे धीरे मैंने वो चीज़ सीखी। मुझे बिलीव हुआ कि हस्बैंड इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे, तो अब मैं बिल्कुल भी स्कूल में जाके बात नहीं करती हूँ, सब वही हैंडल करते हैं। एक्चुअली वो लोग प्रोफेशनल होते हैं, वो टीचर होते हैं। आप अगर किसी चीज़ को लेकर उनके साथ आर्गूमेंट्स करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल ईगो भी हर्ट होता है। तो इस मैटर में मतलब उनको उनके साथ लड़ाई झगड़ा करके ऐसा कुछ नहीं, तो बीच का रास्ता एक निकालना पड़ेगा। आप उनसे पहले, जैसे मैंने किया था, उनसे पहले बात किया, उसको अपना पूरा मैटर समझाया। हमारे बच्चे का ये प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ का ऐसा प्रॉब्लम है, हम लोगों को आप समझने की ट्राई करो, हम लोग दूसरे ऑप्शन भी ढूंढ रहे हैं। तो इन बिटवीन में स्पेशल स्कूल में उन्होंने जैसे मुझे बताया था कि स्पेशल स्कूल में, तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं तो था स्पेशल स्कूल के बारे में कुछ कन्फ्यूज़न, बट मुझे लगा कि नहीं, एक बार जाके देखना चाहिए। तो जैसे मैं स्कूल में वहाँ जाके देखा तो मैं अर्नब का साथ में अंडर ट्रीटमेंट सर्टिफिकेट लेकर गया था, और जहाँ पे उसकी थेरेपी चल रही थी वहाँ से भी मैं उसका एक डॉक्यूमेंट बना के लेकर गया था। तो जैसे मैंने वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर से मिला, स्पेशल स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर से मिला, मैं अपना फ़ोन भी साथ में लेके गया था, अर्नब के मैंने वीडियोज़ भी वहाँ दिखाए।
तो मैंने वहाँ पे देखा वो उसका मतलब वो बिल्कुल लास्ट लिमिट थी। मतलब वो जैसे बच्चे थे वो वहाँ पे एजुकेशन का इतना ये नहीं होता है। वहाँ पे जो स्किल्स होते हैं, लाइफ स्किल्स या छोटे मोटे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइफ, हाँ, डाउन सिंड्रोम, मेंटल रिटार्डेशन, इस तरह के बच्चे जो वहाँ पे थे। लाइफ मेकिंग स्किल होते हैं वहाँ पे वो सिखाए जाते हैं। तो जैसे मैंने वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर से बात किया तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये सर्टिफिकेट देख के और वीडियो देख के ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी बच्चे को ले आके स्पेशल स्कूल में डाल दो। वहाँ का भी एक क्राइटेरिया है, जैसे नॉर्मल स्कूल का एक क्राइटेरिया है वैसे स्पेशल स्कूल का भी एक क्राइटेरिया है। आप एक नॉर्मल बच्चे को या कम ऑटिस्टिक बच्चे को वहाँ ले जाके उसका फ्यूचर नहीं बर्बाद कर सकते हैं। तो मुझे वो बात वहाँ से समझाई। मुझे कहीं ना कहीं आइडिया तो था, बट मैंने एक बार कन्फर्म कर लिया। तो फिर उसके बाद आके मैंने जब अपने स्कूल में आया तो स्कूल में मैंने उनको बताया कि वहाँ पे ऐसा ऐसा है, और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि ये यहाँ पे इसका क्राइटेरिया में ये फ़िट नहीं होता, तो हम इसको नहीं कर सकते, आप स्कूल में बात कीजिए। तो ये जब मैंने बात किया तो फिर मैं साइकेट्रिस्ट से मिला। साइकेट्रिस्ट से फिर मैंने एक लेटर लिया कि ये इसकी कंडीशन क्या है, आप मुझे हेल्प कर दीजिए। तो वो सर्टिफिकेट दे के जब मैं स्कूल में बैठा, फिर स्कूल में अर्नब का बिहेवियरल इशू था। तो फिर उसके बाद स्कूल वालों ने कहा कि आपको एक इसके लिए स्पोर्टिंग एक कोई आदमी साथ में रखना पड़ेगा। क्या उसका था, शैडो टीचर। तो शैडो टीचर उसमें साथ में रखना पड़ेगा। तो फिर मुझे लगा कि शैडो टीचर पे हम लोग बाहर से किसी आदमी को लाएंगे, मतलब कैसा वो रहेगा। तो इससे अच्छा मेरी वाइफ भी तो पढ़ी लिखी है, पहले ही रेकमेंड कर दिया। हाँ, हमने कि तो मैंने रिकमेंड कर दिया। मैं रेडी नहीं थी गाइस उस टाइम पे। मेरे लिए अर्नब के साथ छोटे छोटे बच्चों के बीच में बैठना ये अलग ही लेवल का स्ट्रेस था। लेकिन फिर भी मैंने चलो कि मैं ट्राई करूंगी, ये बिना पूछे ही उन्होंने रेकमेंड कर दिया कि मेरी वाइफ बैठेगी वहाँ पे। उसके लिए मुझे था कि नहीं, इसके लिए तो ये था कि अगर स्पेशल टीचर बाहर से लाना है तो उससे अच्छा अपने आप पढ़ी लिखी लेडीज़ है तो अपने बच्चे के साथ खुद बैठेगी और क्लास में क्या हो रहा है एक इंटरेक्शन डेवलप होगा टीचर के साथ, और बच्चे को भी अपने आप केयर कर पाएगी। तो लेकिन इसके लिए स्कूल अलाउ करे तब। तो स्कूल वालों ने वहाँ भी थोड़ा प्रॉब्लम किया कि आप नहीं बैठ सकते हैं। फिर मैं लोकल मैनेजमेंट कमेटी के वहाँ पे हेड से मिला, प्रिंसिपल से भी मैंने बात की। तो एनी हाउ उसके मतलब मुझे कम से कम ऐसे 5-7 बार आना जाना पड़ा। स्कूल वाले रेडी नहीं थे मदर को बिठाने के लिए। वो लोग बोल रहे थे कि आप पे करो और बाहर से शैडो टीचर लेके आओ। ये फुल स्ट्रेस नाटक चला है 3-4 महीने तक, मतलब इस हद तक। और बीच बीच में उन्होंने ऐसे ऐसे कांड किए, मतलब किस तरह से अर्नब को मतलब और मुझे भी एम्बेरस करना, ये सब कुछ भर के था गाइस। जो आप लोगों के साथ होता है हमारे साथ भी हुआ है। नहीं, ये सब चीज़ें तो एक्चुअली रहती हैं, क्योंकि मदर को भी अब जैसे किसी को बैठना है साथ में अपने बच्चे के साथ, तो इतने बच्चे हैं और इतने टीचर हैं, उनके साथ एक अजीब सा लगता है कि एक जो है 30-35 साल की लेडीज एक साथ में बैठ रही है। तो वो तो था, वो तो प्रॉब्लम था। के लिए भी एक्चुअली सही बात है, टीचर्स के लिए भी ये है कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि उनकी भी जो भी चीज़ें हैं पर्सनल, क्लासरूम में कोई पढ़ा रहा तो उनकी पर्सनल चीज़ें किसी थर्ड आदमी के एक्सपोज हो रही हैं, तो वहाँ भी मतलब ठीक है, उनका एक अपना पर्सपेक्टिव है, वो सोच सकते हैं इस हिसाब से। लेकिन मैंने उस मैटर में आके मतलब बहुत गर्मा गर्मी नहीं की, बहुत ये नहीं किया। मैं बिल्कुल जब भी होता था मैं उसके क्लास टीचर से या प्रिंसिपल से जो भी मिलता था तो मैं उनको ज़्यादा बोलने देता था। तो उनके बोलने के हिसाब से मैं आगे मैं डिसाइड करता था कि मुझे अब ये बात नहीं हो रही तो मुझे लिख के कुछ करना पड़ेगा। तो स्कूल का एटीट्यूड इस तरह से होता था कि ये वाइफ अच्छे से बात नहीं करती है और ये जो जेंट्स है ये अच्छे से बात करते हैं। लेकिन जो भुगतना है, जो लोगों के सामने सुनना पड़ता था, वो तो मुझे सुनना पड़ता था ना। जो भी एम्बेरस फील होता था वो मुझे होना पड़ता था। और काफ़ी बार ऐसी चीज़ें की जहाँ पे अगर ये भी लाइव होते ना और उस चीज़ को देख रहे होते तो शायद ये भी कंट्रोल नहीं करते। मैंने तो आंसू भी बहाए हैं स्कूल में जाके। आप शेयर नहीं करने दे रहे उन चीज़ों को, बट वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना तो डेफिनेटली आपकी आंखों से भी पानी आ जाएगा कि मतलब क्या क्या हो रहा था वहाँ पे। तो ऑब्वियसली उनको मैं अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर पाती थी। जब मेरे बच्चे के ऊपर इस तरह से ब्लेम किया जाता था तो मैं तो आर्गुमेंट करूँगी ही, मैं तो बोलूँगी ही मैं। लेकिन वही है, इंसानियत की उम्मीद आपके आज के ज़माने में करना बहुत मुश्किल है किसी से भी।
नहीं, लेकिन मैं बार बार मैंने वही अभी भी मैं सबको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि डायरेक्ट हेड टू हेड कोलिजन से आपको बचना है। हाँ, ये है कि बाद में मैंने वो भी बात रियलाइज की कि उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा था, बनने वाला नहीं, और वो तनाव बढ़ रहा था टीचर्स और मेरे बीच में तनाव बढ़ रहा था। जो ग्राउंड स्टाफ है, ग्राउंड पे जो लोग काम कर रहे हैं, आप उनको आप नहीं हरा सकते हैं, उनसे पार नहीं पा सकते हैं, उनके साथ ही आपको चलना है। क्योंकि घर में अगर आप बच्चे को बिठा लेंगे तो आप स्कूल का एटमोसफेयर उसको नहीं दे पाएंगे, तो वो देने के लिए ज़रूरी है थोड़ा बहुत सुनना पड़ेगा, तो अपना थोड़ा दिल और दिमाग थोड़ा बड़ा भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मतलब खुद की बनाई हुई समस्या तो ये नहीं है, बट फिर भी मतलब भुगतना तो हमको ही है, कैसे न कैसे रास्ता तो हमको ही निकालना है। तो उसके बाद फिर मैंने मैनेजमेंट कमेटी से भी मैं मिला, मैंने वहाँ लेटर दिए, तो फिर मैंने बताया कि जो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, अगर बाहर के हम लोग स्पेशल एजुकेटर को किसी को बुलाएंगे, साथ में शैडो टीचर को बुलाएंगे, तो एक मेरी सैलरी का एक जो 1/3 पार्ट उसमें चला जाएगा। तो मेरी वाइफ भी पढ़ी लिखी है, वो भी बैचलर ऑफ एजुकेशन है, तो वो सब बातचीत करने के बाद, हालांकि इसमें टाइम लगा, 2-3 महीने के लिए अच्छा टाइम लगा, इधर उधर इस ऑफिस में उस ऑफिस में, प्रिंसिपल से एडमिनिस्ट्रेटर से ऐसे ऐसे टाइम लगा, बट एट द एंड ऑफ द डे वो सॉल्व हुआ। और उसके बाद ही मेरे ख्याल उसके बाद ही वो हुआ था कि बाकी कुछ पेरेंट्स को भी अलाउ, जिन्होंने ये प्रोसीजर किया, बाकी पेरेंट्स भी फिर उनको भी अलाउ हुआ था, कुछ मदर्स आते थे साथ में, फिर बाकी स्कूल्स में भी अलाउ हुआ, जो हमारे कैंपस में BRC में जो हमारे कैंपस में स्कूल हैं वहाँ पे फिर धीरे धीरे अलाउ किया गया। हमसे पहले शायद एक कोई थे ऑफिसर, उनके बेटे के साथ बैठी थी, लेकिन वो मदर नहीं थी, उन्होंने शैडो टीचर बिठा के रखी थी, लेकिन वो अफोर्ड कर सकते थे तो उन्होंने शैडो टीचर बिठाई थी। दैट्स वाई हमसे भी वही डिमांड किया जा रहा था कि हम लोग भी शैडो टीचर बिठाएं। तो इस तरह से किसी ना किसी तरह से टैकल करके और ये हायर अथॉरिटी तक जाके रिक्वेस्ट करके हम लोग कामयाब हो गए थे। मैं उसके साथ अभी भी एक्चुअली ये स्ट्रगल खत्म नहीं है, क्योंकि क्या है, अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हैं, तो कई बार टीचर चेंज हो जाते हैं, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो हम लोग कैंपस में ही हैं, तो कभी डिपेंडिंग अपॉन सीनियरिटी या डिपेंडिंग अपॉन प्रमोशन हमारे कभी क्वार्टर्स वगैरह चेंज हो जाते हैं, तो वहाँ पे हमको स्कूल भी चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंगली। 6-7 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये सब कैंपस है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली स्कूल चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे फिर अलग से स्टाफ है, अलग से टीचर हैं, कुछ टीचर जानते हैं तो कुछ नहीं है, तो फिर से वो मतलब करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है, बट अब इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि अब हमको अब दूसरा क्या है, और दूसरे स्कूल के टीचर का हम रेफरेंस दे देते हैं, इस स्कूल में हम थे, या कुछ लोग हमको जानते भी हैं, तो अभी हम लोग अभी टैकल कर लेते हैं, अभी कुछ ज़्यादा इशू तो नहीं है। और अभी अर्नब में भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, क्योंकि वो स्कूल जाता रहा, अगर वो घर में शायद बैठ जाता तो शायद ये सब चीज़ें उसको अभी टफ हो जाती, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर में बच्चा बार बार जा रहा था, कुछ ना कुछ तो 2-10% भी कुछ ना कुछ तो सीखेगा, तो आगे इम्प्लीमेंट तो करेगा ही करेगा। तो कहीं ना कहीं अभी उसका भी कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, बिहेवियरल इश्यूज अभी भी हैं, बट अभी थोड़ा बेटर है, मतलब मैनेज कर सकते हैं। जबकि जो पहले वाला सिचुएशन था, वहाँ पे मेरे अलावा उसको, या हम दोनों के अलावा उसको स्कूल वाले, हम लोग भी इस चीज़ को बेटर समझते थे कि वो लोग उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे थे कि मुझे अलाउ किया जाए बीच में। नहीं, अब उसकी एक्सेप्टेबिलिटी और लोगों लेकिन के लिए भी अभी का ये है कि थोड़ा कम्युनिकेशन है उसका, अगर उसको कोई कमांड दी जा रही है तो वो फॉलो भी करता है, राइटिंग भी है, उसको क्लासरूम स्कूलिंग सब पता है, सब नॉलेज है, तो अभी इतना ज़्यादा इशू नहीं। लेकिन स्टार्टिंग में यार हम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं इस चीज़ को, अगर आप एज ए पेरेंट आप सोच रहे हो कि मेन स्ट्रीम स्कूल में आपका बच्चा बिना किसी सपोर्ट के सेटल हो जाएगा, कैसे एक्सेप्ट करोगे इस चीज़ को? मतलब कैसे, मतलब बच्चे को घर के अलावा किसी और इंस्टीट्यूट का नॉलेज ही नहीं होता है, उसको पता ही नहीं है कि स्कूलिंग किस लिए है, क्या करना है वहाँ पे जाके। अर्नब को फर्स्ट डे जब मैंने स्कूल में भेजा था, और फर्स्ट डे में जब प्रेप में बच्चे सारे रोते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, तो सब बच्चे रो रहे हैं क्लास में, मतलब उनके पेरेंट्स फर्स्ट टाइम वो अपने पेरेंट्स के बिना आए हैं। और जब मतलब लास्ट में जब छुट्टी हुई तो सब पेरेंट्स को अंदर बुलाया कि अपने बच्चों को ले जाओ। मैं ढूंढ रही थी अर्नब कहाँ है, और अर्नब महाराज टेबल के नीचे बैठे हैं, पूरे का पूरा चॉकलेट का डब्बा लेके बैठे हैं, मतलब जो सब बच्चों की चॉकलेट थी। तो उसको कुछ पता नहीं है, हालांकि जो नॉर्मल बच्चा होता है, जो वो जब प्रेप क्लास में भी जाता है, उसको तब भी पता होता है कि स्कूल में क्या करना है, कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ नॉलेज होती है। तो ये चीज़ में बहुत टाइम लगता है गाइज। अभी भी अगर आप ये चीज़ को, अगर आप सोचते हो कि मैं मेन स्ट्रीम स्कूलिंग को क्यों बढ़ावा देती हूँ, कि तो ये चीज़
मान के कभी मत चलो कि बच्चा बिना सपोर्ट के वहाँ पे एडजस्ट कर जाएगा। इस चीज़ को मैं कभी प्रमोट नहीं करूँगी। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ स्पेशल स्कूल ही चाहिए, हर चीज़ के अपने अपने ड्रॉबैक हैं। स्पेशल स्कूल में हर वक्त बच्चे को वो 1-to-1 इंटरेक्शन मिल रहा है थेरेपी की तरह, और उसी की हैबिट बढ़ जाती है। स्पेशल स्कूल का भी मेन क्राइटेरिया है, हाँ उसमें थोड़ा एवरीथिंग, उसका हर चीज़ का एक क्राइटेरिया है ना। जैसे कि कहीं भी आप जाते हैं उसका एक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, इतने % का आदमी फिट होगा, इतने का नहीं होगा, तो वो सब चीज़ें वहाँ भी हैं। आप किसी को भी ले जाके जिसमें बच्चे में थोड़ी सी भी लाइट है या थोड़ा सा भी नॉर्मलिटी है, थोड़ा सा भी कुछ है, तो उसको वहाँ ले जाके मतलब वैसा कुछ नहीं है वहाँ पे ले जाके बच्चे को वो अलग ही है, वो माहौल ही अलग है। स्पेशल स्कूल का वो एक तरह से वो डिफरेंट थिंग है। तो ये वाला अगर बच्चा इंप्रूव हो सकता है बाद में, तो अब पहले तो आप इसमें ट्राई करना चाहिए। और उनकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। कभी नहीं बोलेंगे हम लोग कि स्पेशल स्कूल को आप मतलब प्रेफरेंस मत दो, नहीं वो है जो जिन बच्चों को हद से ज्यादा जरूरत है सपोर्ट की, वो क्राइटेरिया है। हाँ, जो जिस क्राइटेरिया में जो बच्चे फिट होते हैं, ये आपको डिसाइड करना है कि आपका बच्चा कौन से लेवल पे है जहाँ पे वो स्पेशल स्कूल में जा सकता है, या मेन स्ट्रीम स्कूल में जा सकता है, या इंक्लूसिव स्कूल में है, या फिर जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्पेशल स्कूल है वहाँ पे जा सकते हैं। ये सीरियसली ये आप डिसाइड करोगे। उनका रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो स्पेशल स्कूल्स हैं उनका रिक्वायरमेंट है, वो खुद भी बताते हैं। ये अच्छी बात है कि सजेस्ट रिक्वायरमेंट है उनका। वो मतलब सोसाइटी में वो स्कूल भी चाहिए, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया है, जहाँ जो बच्चा जिसमें फिट होगा उसी को लेंगे ना। उनको भी तो प्रॉब्लम आएगी। एक हाइपर एक्टिव बच्चे को एक जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे के साथ वो कैसे उसको सेटल डाउन कर पाएंगे वहाँ पे? तो वहाँ उनको भी एक कंफर्टेबल लेवल देखना पड़ता है, तो वो नहीं लेते हैं। उसका भी एक क्राइटेरिया है। अगर जो बच्चा नॉर्मल स्कूल में सेट हो रहा है तो वो देर सवेर हो जाएगा, उनको वो एक्सपीरियंस होता है। ये चीजें बोली हैं क्योंकि जो माइल्ड ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, स्पेशल स्कूल की इमिटेशन जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। वो चाहे फिर वो सामने गलत एक्टिविटीज हो रही हैं या कैसी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, पॉजिटिव एक्टिविटी है नेगेटिव है, माइल्ड ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो अडॉप्शन करने में ऐसा माना जाता है कि वो अडॉप्ट कर लेते हैं। स्पेशल स्कूल का एक अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है, उसका भी रिक्वायरमेंट है, उसका भी बहुत जरूरत है, लेकिन वो डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया जहाँ वो फिट होता है। सब ऑटिस्टिक बच्चों के लिए नहीं है। Yes. वो आपको समझना पड़ेगा। मेंटल रिटार्डेशन, डाउन सिंड्रोम, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि मेंटल डिसेबिलिटी ज़्यादा होती है, उनके लिए तो स्पेशल स्कूल ही हैं। लेकिन माइल्ड ऑटिज़म में भी जो लेवल हैं उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि बच्चा स्पेशल स्कूल में जाएगा या मेन स्ट्रीम स्कूल में जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि जो माइल्ड ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनका भी स्टार्टिंग में जो बिहेवियरल इश्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उनको भी कोई हैंडल नहीं कर सकता है, मतलब खुद हम ही हैंडल नहीं कर पाते हैं स्टार्टिंग में, तो स्कूल से कैसे हम लोग ये चीज़ मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लोग हैंडल कर लेंगे। ठीक है गाइस। और एंड में मैं अगर कंक्लूजन अगर मैं करना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगी गाइस कि अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मेन स्ट्रीम स्कूल में ट्राई किया, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम आई, एंड में उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग मेन स्ट्रीम स्कूल में नहीं भेजेंगे। वो प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला। मेन स्ट्रीम स्कूल में भी कुछ स्कूल हैं जो शैडो टीचर भी अलाउ नहीं करते हैं, मदर को भी अलाउ नहीं करते हैं, हालांकि वो ऐसा कर नहीं सकते हैं, ये लीगल नहीं है। तो आप फाइट कर सकते हैं तो आप फाइट कीजिए, जैसे इन्होंने बात किया, ट्राई कीजिए। मुझे लगता है ट्राई ज़रूर करना चाहिए। और एंड में अगर आपने ये डिसीजन ले लिया है कि मुझे बच्चे को होम स्कूलिंग कराना है तो वो डिसीजन भी ठीक है गाइस। आप ये मत सोचिए हमारे वीडियो को देख के कि हाँ अब तो मैंने अपने बच्चे को मेन स्ट्रीम स्कूल से निकाल लिया है, घर में रख दिया है, मतलब होम स्कूलिंग करवा रही हूँ, तो वो डिसीजन गलत है या सही है। वो कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत पालिए। मुझे लगता है एज ए पेरेंट्स आपसे अच्छा और बेटर डिसीजन अपने बच्चे के लिए कोई भी नहीं ले सकता है, क्योंकि पेरेंट कभी भी खुद का कंफर्ट नहीं देखेंगे। एक पेरेंट जो है वो हमेशा अपने बच्चे का फ्यूचर ध्यान में रखेगा, अपने बच्चे का बेनिफिट देखेगा, तभी वो डिसीजन लेता है। तो इसलिए मैं किसी भी डिसीजन को गलत नहीं बोलूँगी। बस एक छोटी सी बात ये है कि जब आप होम स्कूलिंग कराते हो तो मैंने कुछ बच्चों को देखा है, जैसे ही होम स्कूलिंग में आप शिफ्ट करते हो तो उनके बिहेवियर में भी चेंजेस आने लगते हैं गाइस। वो प्रॉपर एक्सपोजर अगर आप नहीं दे पाएंगे होम स्कूलिंग के दौरान, पार्क में नहीं ले जा रहे हो या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी भी जहाँ पे बच्चा अपने पीयर्स से उसको इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो अगेन वो ऑटिज़म का जो वर्स्ट साइड है उसकी तरफ वो जा सकता है। मुझे बस यही डर है कि आप जब होम स्कूलिंग करा रहे हो तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है। और मेरा एक एंड में यही सजेशन है कि आप भी किसी स्कूल अथॉरिटी से या कभी जाके आप बात करेंगे तो हेड टू हेड कोलाइड होने से आप बचिए।
पहले आप किसी का बात सुनने की कोशिश करेंगे तब वो आपको अपना टाइम देंगे। वो पहले प्रोफेशनल हैं, पहले उनको आप काट नहीं सकते, उनसे आप बिल्कुल मतलब हेड टू हेड नहीं कर सकते। आप पहले उनको सुनना पड़ेगा। आप उसके 5 मिनट सुनेंगे तब वो आपका 2 मिनट सुनेगा। आप डायरेक्ट कोलाइट वहाँ पे डायरेक्ट झगड़ा नहीं कर सकते हैं। आराम से दोनों ही कर बैठे हैं। ये चीज मैं करती थी और मैंने देखा है इसका कुछ बेनिफिट नहीं, इसका बेनिफिट कुछ नहीं होगा, ओनली लड़ाई झगड़ा होता था और कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकलता। कोई नहीं है, इसका कोई तरीका नहीं है, इसका कोई वे आउट नहीं है। आप पहले किसी को सुनेंगे, सिंपल सा बात है, किसी के आप 3-4 मिनट सुनेंगे तो वो भी आपको 1-2 मिनट सुन लेगा। तो उस 2 मिनट में आपको जो बोलना है वो एक कैलकुलेटेड सा अच्छे से तरीके से आप लॉजिकली चीज़ों को रखिए। ये नहीं कि एग्रेशन में आके मेरा कुछ प्रॉब्लम है तो मैं फ्रस्ट्रेट, मेरा प्रॉब्लम है, मेरी उसमें कोई गलती तो नहीं है, बट उसका सोल्यूशन तो मुझे निकालना है ना, तो मैं झगड़ा तो नहीं कर सकता हूँ। और ख़ासकर जो ग्राउंड में लोग काम करते हैं, जो टीचर है उसको क्लास में पढ़ाना है, जो बेसिक जो लोअर लेवल के जो नीचे के जो लोग होते हैं उनसे तो आप झगड़ा करके कुछ फ़ायदा तो होता नहीं है। तो आप ऊपर से बात कीजिए। अगर ऊपर से वो लोग कोई ऑर्डर पास कर देंगे, कुछ बोल देंगे, तो फिर वो अपने आप उनको सब कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसा होता है। और आप कैसे ये सजेशन है कि आप कूल होके काम होके आप चीज़ों को निकालिए, आराम से काम होता है। सो आई थिंक आज के इस वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प होगा अपनी स्कूलिंग की जर्नी में एंड ऑटिज़म की जर्नी में। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरे हस्बैंड के साथ मेरा वीडियो कैसा लगा। वो जनरली आते नहीं है वीडियो बनाने के लिए, इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि अगर आप लोग कमेंट में सजेस्ट करेंगे तो मैं फिर से अपने हस्बैंड को लेके आऊँगी, तो उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि ये जो जर्नी है, ऑटिज़म की जर्नी है गाइस, इसमें हम दोनों का बराबर पार्ट है। इसमें किसी ने भी इस जर्नी को लीड नहीं किया है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है जब आप मिल के काम करते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हम लोग आगे भी कंबाइन वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम लोग अपना जो स्टार्टिंग के स्ट्रगल में हम लोगों ने किस तरह से रिलेशनशिप को हैंडल किया, किस तरह से हम लोगों ने अपनी चीज़ों को स्टेबल किया, अपनी लाइफ को स्टेबल किया, हम सब शेयर करेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।